नमस्कार, वेलकम बैक। एसडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो ये मंथली करंट अफेयर है, जून मंथ की पार्ट फर्स्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो इम्पॉर्टेंट डे में विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो इसका मनाने का पर्पज़ क्या है कि विश्व भर में दुग्ध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना, दूध तथा दूध से बने पदार्थों के फायदे एवं खासियत बताने हेतु ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दूध जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं इनके बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है 1 जून को। इस वर्ष थीम क्या थी? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ये विश्व दुग्ध दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? प्रतिवर्ष FAO द्वारा ये मनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO द्वारा मनाया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है, इटली में। और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल DG चू डोंग्यू जो है इसके महानिदेशक हैं। वैश्विक अभिभावक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो वैश्विक अभिभावक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2012 से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ बाइसिकल। तो इसकी ये प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2018 से यूनाइटेड नेशन की महासभा, यूनाइटेड नेशन असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000। तो ये चौथा साइकिल दिवस था जो आयोजित किया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साथ साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है। तो इस बात को लेकर लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना। तो साइकिल अपनाने के जो लाभ हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, ये पर्यावरण के लिए कितनी लाभदायक है और साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। तो इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष ये विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये आप जानते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की स्थापना जो है 1972 में मानव पर्यावरण पर पहले स्कॉटलैंड सम्मेलन जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, तो उस तब से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, विश्व पर्यावरण दिवस की। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण एवं प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम इस वर्ष की थीम थी। इस वर्ष का जो मेजबान देश कौन होगा? मेजबान देश ये और याद रख लीजिए। इस वर्ष का वैश्विक मेजबान देश था पाकिस्तान। इसका वैश्विक मेजबान देश पाकिस्तान है विश्व पर्यावरण दिवस का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 से प्रस्तावित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व में खाद्य जनित बीमारियों को कम करना, अंततः उनका उन्मूलन करना। यानी फूड से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको उन्मूलन करना मेन टारगेट है इसका। तो उनसे लेकर जो जागरूकता लोगों के बीच में फैलाना, उसको लेकर ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। थीम क्या थी इस वर्ष की? स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन इस वर्ष की थीम थी। विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड डे ऑफ ओशन, तो ये 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2008 से सन 2008 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि महासागरों के महत्व एवं उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों, लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य। थीम क्या है इस वर्ष की? थीम इसकी है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड, इस वर्ष की थीम थी। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर को ये मस्तिष्क का कैंसर भी कहते हैं, मस्तिष्क कैंसर। तो ब्रेन ट्यूमर से लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष ये 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है सन 2000 से हुई थी, 2000 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, उसके द्वारा सन 2002 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अवैध रोजगार प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाना एवं इसे बंद करने के लिए तौर तरीकों के बारे में बातचीत करना। जो बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जो भी अवैध रोजगार प्रथा है उसको लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और उसे किस प्रकार से बंद किया जाए इसके बारे में बातचीत करने के लिए इस दिवस को प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की थीम क्या थी? अभी कार्य करो, बाल श्रम समाप्त करो। और अपने भारत में जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 भारत का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है, ये बाल श्रम निषेध पर बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है। ठीक है। और बाल श्रम से संबंधित अपने भारत में भी काफ़ी कानून बन चुके हैं। 1986 में बाल श्रम निषेध और नियामक विनिमय अधिनियम जो था 1986 में बना था। और 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई थी इस बाल श्रम को रोकने के लिए। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? जो ब्लड का वर्गीकरण था उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्ल एंड स्टीनर ने। तो इनका जन्म जो है 14 जून 1868 को हुआ था। उनकी याद में प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो 2005 से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान को प्रोत्साहित करना और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना। ब्लड डोनेटिंग से जो भी भ्रांतियां हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना लोगों के बीच में, जिससे कि ब्लड डोनेट के लिए लोग इनकरेज हो सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है? रक्तदान करके दुनिया को हराते रहो, इस वर्ष की थीम थी। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इफ्को की जो 50वीं बैठक थी, 50वीं बैठक, तो उसमें इफ्को ने घोषणा की एक नैनो यूरिया के बारे में
सभी को इंट्रोड्यूस कराया। ये पारंपरिक यूरिया जो होती है, जो 50 केजी पैकेट की में आती है, उसकी खपत को 50% कम कर देगी। और ये इसकी पैकिंग जो होगी लगभग में 500 ml की होगी। जो 500 ml जो है ये एक बोरी यूरिया के बराबर है। 1 पैकेट यूरिया जो 50 केजी की होती उसके बराबर है। और इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन को भी कम कर देगी। माउंट एवरेस्ट को सबसे तेज़ फतेह करने वाली महिला बन गई है। तो माउंट एवरेस्ट को सबसे तेज़ फतेह करने वाली महिला त्यांग इन हंग बन गई हैं। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इससे पहले फुनजो जांगमू लामा ये महिला थी। फुनजो जांगमू लामा, इनका रिकॉर्ड था 37 घंटे और 6 मिनट का इनका रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया है। सबसे तेज फतेह करने का रिकॉर्ड जो है ओवरऑल में ये पुरुष हैं। शेरपा गाइड लाकपा गोलू के नाम है। इन्होंने 10 घंटे 56 मिनट में 10 घंटे 56 मिनट में ये माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। भारतीय उद्योग संघ परिसंघ चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में टीवी नरेंद्रन जी को नामित किया गया है। ये टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं। ठीक है। केवी सुब्रमण्यम, इनके बारे में भी जान लेते हैं। केवी ये मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट प्रदीप चंद्र नायर अभी हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। डीजी नियुक्त किए गए, डायरेक्टर जनरल। असम राइफल जो होती है ये पूर्वोत्तर राज्य में जो भारत की सीमा सुरक्षा एजेंसी है, पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। और चीन की सीमा सुरक्षा एजेंसी, चीन के जो सीमा साझा होती है उसमें आईटीबीपी होती है। और पाकिस्तान से जो सीमा होती है उसकी सुरक्षा कौन सी एजेंसी करती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल जी ने अभी हाल ही में सजग स्वदेशी जहाज है तटरक्षक बल का, इसको जहाजी बेड़े में शामिल किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर अभियान में पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये अंकुर अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। अंकुर अभियान में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को जो पौधे लगाते हैं, इस बारिश के दौरान जो भी पौधे लगाते हैं, तो उन पौधे की फ़ोटो जो एक तो लगाते टाइम पे खींचकर किसी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। और 30 दिनों बाद जब उस पौधे की वृद्धि होती है, पौधा ठीक ठाक चलता है, 30 दिनों बाद उस पौधे की फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। इस अभियान में नागरिकों को जो पुरस्कार दिया जाएगा उसका पुरस्कार का नाम है प्राणवायु पुरस्कार।
प्राणवायु पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो रिटायर्ड जज श्री अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले एच.एल. दत्तू जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। डिंको सिंह ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे। गोल्ड इन्होंने जीता था 1998 के जो एशियन गेम में। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? तो नीति आयोग द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जारी किए गए, इसमें प्रथम स्थान जो है केरल को मिला है ओवरऑल में, और दूसरा स्थान जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। सबसे खराब स्थान जो है यानी सबसे बैड पोजीशन पे बिहार है, और तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पे। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं इसके। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, इन्हें अपने भारत की तरफ से प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है अपने भारत की तरफ से। अच्छा, एनआरआई डे क्या होता है और ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नासा ने किस ग्रह के लिए बस 2028 व 2030 के बीच 2 अभियान भेजने की घोषणा की? अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए बस 2028 व 2023 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। तो ऐसी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषणा की गई। एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसका हेडक्वार्टर मनीला है फिलीपींस में। तो एडीबी द्वारा सिक्किम राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टिकाऊ एवं शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो टिकाऊ एवं शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले फ्रांसीसी विजेता कौन है? तो WWI में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले फ्रांसीसी विजेता डेविड डियोप जी हैं। यूएन असेंबली के क्षेत्र में सत्र के लिए अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र असेंबली के जो क्षेत्र में सत्र के लिए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद जी को निर्वाचित किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद जी ये मालदीव के विदेश मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री। तो इन्हें क्षेत्र में सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। जलमई रसूल
जो इन दोनों लोगों की वोटिंग हुई थी, ये अफ़गानिस्तान के हैं। जन्मई रसूल को हराकर अब्दुल्ला साहिद जो है क्षेत्र में सत्र के लिए निर्वाचित किए गए हैं। इससे पहले वोल्कान बोजकर, ये तुर्की के हैं, वोल्कान बोजकर ये तुर्की के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। ये हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना फॉरेस्ट को घोषित किया गया अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा। और 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये 7वां उद्यान घोषित किया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा असम सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इसमें प्रतिवर्ष प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा बिजली से संबंधित, और पूरे साल में अधिकतम 12,000 का योगदान दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री द्वारा अनुप्रीत कोचिंग योजना शुरू की गई थी। तो इसमें जो EWS आर्थिक रूप से पिछड़े SC ST और OBC के लोग जो है इस अनुप्रीत कोचिंग योजना के पात्र होंगे। हाल ही में देश का 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला गांव बन गया है। तो 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला गांव बयान बन गया है। ये श्रीनगर का एक गांव है। ये बलिया जिला जो है इसमें पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया जिला से शुरू की गई है। नागौर जिला, ये राजस्थान का नागौर जिला, इससे पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिले से की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश अल सल्वाडोर बन गया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नाजिब बुकेले इसके राष्ट्रपति हैं। तो बिटकॉइन क्या होती है? एक डिजिटल प्रकार की मुद्रा होती है, एक क्रिप्टो करेंसी होती है, और ये डिजिटल भुगतान को सुगम बनाती है। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार को एनीमिया मुक्त रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश सरकार को एनीमिया ये खून की कमी इसे बोलते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स द्वारा एक एनीमिया मुक्त रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें शीर्ष स्थान जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसमें उड़ीसा जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा को, तीसरा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और चौथा स्थान जो है हरियाणा को प्राप्त हुआ है। हाल ही में कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो ब्राज़ील जो है कोवैक्सीन को आयात को मंजूरी देने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2021 के विजेता खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में आयोजित किया है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की। इनका 19वां ग्रैंड स्लैम था। 19वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। और फ्रेंच ओपन जो है ये दूसरा था, इनका दूसरा फ्रेंच ओपन। इन्होंने हराया किसको था फाइनल में? स्टेफानोस सिफास को इन्होंने हराया था फ्रेंच ओपन के फाइनल में। और राफेल नडाल ये स्पेन के हैं,
और रोजर फेडर ये स्विट्ज़रलैंड का है। ये भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनके नाम दोनों के नाम 20 ग्रैंड स्लैम है। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता है। तो नोवाक जोकोविच जी हैं, एक ग्रैंड स्लैम से इनके बराबरी करने में पीछे है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतान्याहू जी ये इनके पीएम थे इजराइल के। मारियो द्रागी ये इटली के राष्ट्रपति हैं, मारियो द्रागी। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसके आंसर है मेघा राजगोपालन। तो मेघा राजगोपालन ने भारतीय मूल की पत्रकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। नील बेदी ये स्थानीय रिपोर्टिंग में इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, स्थानीय रिपोर्टिंग जीता है। न्यूयॉर्क टाइम ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी में ये पुरस्कार, न्यूयॉर्क टाइम ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार टोटल 2021 में 21 श्रेणियों में दिया गया है। पत्रकारिता क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय पहलवान द्वारा पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता? तो विनेश फोगाट जी इन्होंने 53 किलोग्राम बार में पोलैंड ओपन में स्वर्ण जीता था। अभी हाल ही में इन्होंने यूक्रेन में भी स्वर्ण पदक जीता था। जो पुर्तगाल में नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें स्वर्ण जीता। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम के 10 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी को बीनू मांकड़ जी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले ये बिशन सिंह बेदी जी को भी शामिल किया गया था, कपिल देव जी को भी शामिल किया गया था, सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले जी को किया गया था। राहुल द्रविड़ को भी किया जा चुका है और सचिन तेंदुलकर को भी किया जा चुका है। इन भारतीयों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है और हाल ही में बीनू मांकड़ जी को शामिल किया गया था। ये हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरी में 5 युगों में चुना गया। प्रत्येक 5 युगों में 2-2 खिलाड़ी चुनेंगे। तो विश्व युद्ध के बाद जो युग था उसमें बीनू मांकड़ जी को चुना गया है। आधुनिक युग में एंडी फ्लावर और संकारा जी को, कुमार संकारा जी को चुना गया। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है 123 रेटिंग पॉइंट के साथ। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे। इसके बाद 121 रेटिंग पॉइंट से ये भारत था दूसरे स्थान पे हो गया, पहले भारत प्रथम था। और तीसरे नंबर पर 108 रेटिंग पॉइंट से ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड जो है 107 रेटिंग पॉइंट से चौथे स्थान पे है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता में अंतिम स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है? तो लैंगिक समानता में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। छत्तीसगढ़ जो है लैंगिक समानता पे श्रेष्ठ रहा, यानी कि सबसे
अच्छा प्रदर्शन जो है छत्तीसगढ़ ने किया। सबसे खराब प्रदर्शन जो है बिहार ने किया। केरल जो है एसडीजी जो रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग द्वारा, इन सब में ओवरऑल जो है केरल प्रथम पायदान पे रहा। हाल ही में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो G7 का 47वां शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में काविस वे कार्निवल में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है बोरिस जॉनसन जी ने की थी। जॉनसन ये इंग्लैंड के पीएम है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की। 100 मीटर के बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा कायम किया गया है? ये ऑस्ट्रेलियाई हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा 57.45 सेकेंड में ये बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में ये समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है रेगल स्मिथ जो अमेरिकी हैं उनके नाम था ये रिकॉर्ड। और माइकल फेल्प्स ये भी अमेरिकी हैं, यूएसए के, अमेरिका के। सबसे ज़्यादा ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, माइकल फेल्प्स के नाम। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।